पिछले क्लास में क्या था? हेडिंग कुछ था क्या? क्या था? ग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद कोई नया हेडिंग नहीं था। चलिए हेडिंग डालिए तो लिखेंगे। लिखिए तो। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वोलेटाइल्स। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। देखो, आप याद की, जब आप प्योर लिक्विड लेते हैं जैसे वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सी हो? 100 डिग्री। जब इसी में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्ट जैसे शुगर डाल देते, यूरिया डाल देते, खुला देते, और जब दोबारा इसी को फिर से आप बॉईल करते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सी से बढ़ जाता है। ये 100 प्लस होगा, ये निश्चित है। और इसी को हम कहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने देखा था बॉइलिंग पॉइंट के केस में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि यदि प्योर वाटर को हम फ्रीज करें तो ये 0 डिग्री सी पर फ्रीज होता है, मतलब 0 डिग्री सी पर ये बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है। अब यदि हम इस पानी में थोड़ा सा चीनी मिला दें या यूरिया मिला दें और सॉल्यूशन बना लें, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद हम इसको फिर से ठंडा करें और फिर से चाह रहे हैं कि ये बर्फ में बदलना है, तो वो कितना डिग्री सी पर? 0 डिग्री सी पर ही ऐसा होगा, या 0 से कम पर ऐसा होगा, या 0 से ज़्यादा पर ऐसा होगा? यानी पानी को हम एक बार फिर बर्फ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वहां शुद्ध पानी था जो 0 डिग्री सी पर यह काम स्टार्ट किया था। इस बार हम पानी में क्या मिला दिए हैं? तो बताइए, अब जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो 0 डिग्री सी ही रहेगा क्या? सबसे पहली बात, 0 डिग्री सी नहीं रहेगा। तो 0 डिग्री सी से कम हो जाएगा या 0 डिग्री सी से ज़्यादा हो जाएगा? ये 0 डिग्री सी से कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। घटना को ही कहा जाता है डिप्रेशन। इसीलिए आपका हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्री। तो अभी आपको सिर्फ ये समझ में आया कि कोई भी नॉन वोलाटाइल, समझ में नहीं, आपने सिर्फ सुना कि जब कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। इससे पहले आप समझ चुके हैं कि जब कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्योर वाटर में या सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर, याद करो, घट गया था। वो आप समझे हुए हैं, लेकिन यहाँ आप ये समझ नहीं पाए कि फ्रीजिंग पॉइंट घटा कैसे। तो सारी बातों को आज के क्लास में हम फिलहाल हेडिंग आप डाल चुके हैं। हेडिंग डाल चुके हैं तो हमारे साथ साथ काम। लोग 6 से 7 बजे वाले क्लास की बात करें, 7 क्लास हुआ था, क्लास लाइव नहीं हुई। क्लास अभी 8 से 9 लाइव होगा। लाइव क्लास का भी लेक्चर रहेगा और रिकॉर्डेड वीडियो लोड रहेगा, सेम। दो लाइव रहिए तो ज़्यादा बेहतर। देखो ध्यान से, ये एक बर्तन है जिसमें हम प्योर वाटर लेते हैं।
प्योर वाटर लिखें, प्योर लिक्विड लिखें, प्योर सॉल्वेंट लिखें, में एक ही मतलब है, ये बात हम बार बार बोलते हैं। बताइए इसके वेपर प्रेशर को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? ये वेपर प्रेशर को किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? पी नॉट से। अच्छा बताइए कि अब चूंकि हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये फ्रीज तो होगा, इसका कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री से होगा? 0 डिग्री से। तो वाटर ही क्यों, कोई दूसरा सॉल्वेंट भी तो हो सकता है। इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं नॉट एफ से। दिन ग्राफ में ये बात हम बोल, और लिक्विड के वेपर प्रेशर को इंडिकेट किया जाता है पी नॉट से, फ्रीजिंग पॉइंट को इंडिकेट किया जाता है पी नॉट एफ से। अब आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दीजिए। जैसे मान लो कि डाल दिए कौन चीज़? यूरिया। पानी में यूरिया पूरी तरह से घुल जाता है, यूरिया एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आप गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, लेकिन उड़ने वाला। अब यूरिया डाल दिए तो अब ये क्या बन गया? अब ये प्योर लिक्विड है, क्या बना? अब ये बन गया सॉल्यूशन। अब याद करो, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इंडिकेट करते पी एस से। अब बताइए कि जब ये सॉल्यूशन बन गया, इसको भी हम ठंडा करेंगे तो ये भी बर्फ में बदलने लगेगा, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं टी एफ से। सबसे पहले आप ये बताइए कि टी नॉट एफ और टी एफ क्या है, क्या क्या है? टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये? और अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम टी नॉट एफ और टी एफ में छोटा और बड़ा को देखें, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा? पर बड़ा होगा टी नॉट एफ, ये बड़ा होगा। आपको सिर्फ ये जवाब मिला है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। जैसे आपने देखा कि प्योर वाटर का यानी प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट अधिक हुआ और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ। जबकि इसी में यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसीलिए वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ था, बढ़ गया था, तो हमने उसको कहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटता है तब तो हीटिंग डिप्रेशन में हुआ है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं डिप्रेशन इन। अभी आपको सिर्फ ये हम बोले कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता क्यों है, इसका रीजन समझने के लिए आपको पिछले क्लास पढ़ जाना। लेकिन पहले आप इसको लिखिए, स्टेटमेंट को लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट घट क्यों गया, इसके घटने के पीछे का रीजन क्या। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ये दोनों चीज़ घट जाता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों गया ये आप समझे हो, वेपर प्रेशर घटता क्यों है ये आप समझे। आज समझना है फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट जाता है इसके। आगे लगे रख दो ना, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा। होली खेल लिया वो बैग। हो गया उतारा हुआ? सबसे पहले आप नीचे में नोट कीजिए, तो हटाओ इसे। बताओ भाई, पी नोट एफ क्या है? पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पॉइंट ऑफ प्योर एफ क्या है?
एरो दीजिए और लिखिए तो। लिखेंगे मेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, बात मत की, in a non-volatile solute added in pure solvent, then per pressure किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलाटाइल डालेंगे तो निश्चित रूप से दो चीज, वेपर प्रेशर और एरो। बताइए टी नॉट एफ और टी एफ में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा? जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेस देन इसके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ध्यान रहे दोनों में सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं, डिफरेंट होगा तो प्रेशर को नहीं लिख सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट इट्स प्योर सॉल्वेंट। यानी यहाँ जो नीचे में आप स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि टी एफ जो होगा छोटा होगा, टी नोट एफ जो होगा बड़ा होगा। जो भी लोग लाइव हैं थोड़ा बताइए, आवाज़ में दिक्कत आ रही है क्या? शायद कर रहे हैं। हो गया, उतार लिए? चलिए इसका कुछ कंसेप्चुअल बात देखिए। अब हम ये समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घटा क्यों है। आप याद कीजिए, देखिए आप याद कीजिए इसको, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था बताओ तो? 0 डिग्री से, है ना, 0 डिग्री से। चलिए हम पीछे पिछले दिन वाले कंसेप्ट पर पहुंच रहे हैं। हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, इस देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटा उसको समझाने के लिए कुछ सेटअप हम तैयार कर रहे हैं। इसको उतारना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने वाला बात है। इसको आप समझिए। वॉइस रुक के आ रही है। देखिए ना, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर चढ़ेगा उस पर, यहाँ दिक्कत हो रही है तो नेट का इस, देखो यहाँ मान लीजिए कि ये एक बर्तन हम लिए, बर्तन में पानी है और हम क्या किए, इसको फ्रिज में ले जाकर 0 डिग्री सी पर फिक्स कर दें।
अब बताइए 0 डिग्री सी पर यदि हम फिक्स किए होंगे तो आपको पिछले दिन बताया गया था ना कि इसका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करता है एक ही बर्तन में एक साथ। तो अंदर का कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट कर जाएगा, आइस में, और इसके बाहर क्या बना हुआ रहेगा, वाटर जो अपना था वैसे ही। और याद कीजिए ये इक्विलिब्रियम को हासिल कर लिया था, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा था। ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा था उस वक्त भी आपको ये बताया गया था कि इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर लिक्विड का मॉलिक्यूल आइस में कन्वर्ट कर रहा है और आइस का मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। फिर भी समय के साथ आइस के मास में प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों काम सेम रेट से हो रहा है। याद कीजिए हम ये 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड के रफ्तार से बोल रहे थे कि लिक्विड कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वाटर कन्वर्ट कर रहा है आइस में, और आइस का भी 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा है पर सेकंड के रफ्तार से वाटर में। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि समय के साथ वाटर के मास में और आइस के मास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा। तो ये समझ में आया कि ये इक्विलिब्रियम को हासिल कर चुका है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन, यही सब ना समझ में आया। अब देखिए, अब यदि हम इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दें, थोड़ा सतर्क रहेंगे। अब आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब ऐसे कुछ को मत बोल दीजिएगा। तो लोग 6 से 7 का इंक्वायरी करें, सब पढ़ाई हुई है लेकिन क्लास लाइव नहीं हुआ था। क्लास 8:15 में लाइव होगा हिंदी मीडियम। नहीं, अब आप क्या कीजिए, इसमें इस सिस्टम में इसको 0 डिग्री सी पर रखे हुए रहिए। अभी ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। अब आप क्या कीजिए, इसमें चीनी डालिए। चीनी पानी में जाके घुलता है। अब बताइए कि ये जब चीनी आप यहाँ से डालेंगे, ये चीनी सिर्फ पानी में घुलेगा, सिर्फ बर्फ में जाके घुलेगा, या दोनों में जाके बोलिए, दोनों में घुल घुस जाएगा। चीनी सिर्फ और सिर्फ पानी में जाके घुलेगा। किसी भी सॉलिड सॉल्वेंट में ऐसे सॉलिड घुलेगा कभी भी? क्या चीनी इधर से डालोगे तो सीधे बीचे में जाके बैठ जाएगा? ये सॉलिड है ना, सॉलिड है तो इसमें तो चीनी घुसेगा नहीं। सॉलिड सॉलिड चीनी मतलब सॉलिड शुगर जो है वो लिक्विड में जाके इसमें ना मिलेगा। तो जब आप इसको चीनी घुलाने के बाद जब आप इसको पिएंगे, मान लीजिए हम एक टेस्ट के रूप में आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो आपको ये वाला पानी मीठा लगेगा, लेकिन इस बर्फ को यदि आप फिर पुनः अलग करके और पिघला दीजिए और उसके बाद पीजिए तो ये आपको मीठा लगने वाला नहीं है, क्योंकि शुगर अंदर गया ही नहीं। किसके अंदर नहीं गया? आइस के अंदर। वो कहाँ रह गया? पानी में। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए, जैसे ही आप इसमें चीनी डाले तो यहाँ पर इसके अंदर में जो प्रोसेस चल रहा था वो प्रोसेस अब प्रभावित हुआ। देखिए क्या इस कैसे प्रभावित हुआ। पहले क्या था कि इसका 10 मॉलिक्यूल ये प्रति सेकंड के रफ्तार से बदल रहा था, किसमें? पानी में। और पानी का भी 10 मॉलिक्यूल प्रति सेकंड के रफ्तार से बदल रहा था, किसमें? आइस में। समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था आइस और वाटर के मास में। अब क्या हुआ, जैसे ही आप चीनी डाले तो आइस से वाटर में बदलने का रेट पहले जो था वही अभी भी है, सेम है, लेकिन वाटर से आइस में बदलने का रेट प्रभावित हो जाएगा। कैसे प्रभावित हो जाएगा उसका कभी कारण समझिए। जब आप चीनी नहीं मिलाए थे तो इस वाटर के सरफेस, इस आइस के सरफेस के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या था? पानी। सिर्फ और सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल था इसके चारों तरफ, सिर्फ और सिर्फ उसको टच कौन कर रहा था? वाटर का मॉलिक्यूल। जहां पर 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड के रफ्तार से वाटर कन्वर्ट कर रहा था आइस में। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने जैसे ही चीनी डाला तो ये चीनी भी इस आइस के सरफेस के संपर्क में आने लगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जितना वाटर मॉलिक्यूल आइस के सरफेस पर कांटेक्ट में पहले था उतना वाटर मॉलिक्यूल अब कांटेक्ट में नहीं होगा? क्या इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? अब बताइए कि जब 10 मॉलिक्यूल का रफ्तार दो तरफा चल रहा था और चीनी मिलाने के बाद आइस तो 10 के रफ्तार से टूट रहा है, लेकिन अब पानी 10 के रफ्तार से उसमें जुड़ नहीं रहा है। तो हो सकता है कि इसका रफ्तार 10 से क्या हो गया हो, 8। तब ये 10 के रफ्तार से नहीं जुड़ के 8 के रफ्तार से जुड़ रहा हो। अब बताइए कि ये 10 के रफ्तार से टूट रहा है और ये 8 के रफ्तार से जुड़ रहा है। प्रति सेकंड 2 मॉलिक्यूल का नुकसान हो रहा है। किसको? आइस को।
और आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि ये प्रोसेस लगातार चलता रह जाए तो कुछ देर के बाद सारा का सारा आइस कन्वर्ट कर जाएगा वाटर में? हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में यदि ये वाटर में सारा का सारा आइस कन्वर्ट कर गया तो क्या इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी रह पाया? क्योंकि यदि 0 डिग्री सी इसका फ्रीजिंग पॉइंट अब भी होता तो ये अपने आप को इक्विलिब्रियम पर मेंटेन रखता, तब ना इसका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट एक साथ एक बर्तन में को एग्जिस्ट कर पाता। हाँ या ना? तो ये गड़बड़ हो गया। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि एक बार फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। इसके लिए आपको दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये 10 से 8 हो गया था ना, तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये फिर से 8 से 10 हो जाए। आप ऐसा कीजिए, और नहीं तो एक दूसरा एक और उपाय है। क्या उपाय है बताइए? ये जो 10 के रफ्तार से टूट रहा है इसी को कम करने का प्रयास कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि ये 10 के रफ्तार से ना टूट के ये भी 8 के रफ्तार से टूटे। तो देखो, तुम ये 10 के रफ्तार से यदि अपने मन से शुरू में जुड़ रहा था और अब 8 के रफ्तार से जुड़ रहा है तो इसको तुम बदल नहीं पाओगे। इसलिए नहीं बदल पाओगे क्योंकि पानी में चीनी मिल गया, तुम उसमें क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 10 के रफ्तार से टूट रहा है ना, इसके रफ्तार को तुम 8 कर सकते हो। बताओ तो कैसे? ये कैसे? ये 10 के रफ्तार आइस जो है ये 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड के रफ्तार से वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। हम चाहते हैं कि यह 8 मॉलिक्यूल पर सेकंड के रफ्तार से वाटर में कन्वर्ट करे। इसके लिए क्या करना चाहिए? टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर थोड़ा घटा दीजिए, बर्फ का लिक्विड में बदलने का रेट अपने आप कम हो जाएगा। अब बताइए कि शुरू में जब ये 0 डिग्री सी पर था तो 10 और 8 का कॉम्बिनेशन था। मान लीजिए कि अब आपने -2 डिग्री सी कर दिया तो अब ये 9 का रफ्तार पकड़ा। 10 से कितना पर आया? 9 पर आया। और कम कीजिए टेम्परेचर, मान लीजिए कि -5 डिग्री सी कर दिए। अब ये मान लीजिए कि 8 पर आ गए तो ये भी 8 के रफ्तार से टूटने लगा और ये 8 के रफ्तार से तो जुड़ रहा ही है। तो बताइए ये दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा कि नहीं? अब बताइए समय के साथ आइस के टुकड़ा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा? इसका मतलब है कि दोबारा फिर से ये इक्विलिब्रियम को हासिल कर लिया, फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट पर 0 डिग्री सी पर आया या -5 डिग्री सी पर आया जब आप चीनी मिलाए तो -5 डिग्री सी पर आया। इसका मतलब है कि हमको टेम्परेचर घटाना पड़ा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट गया ना। समझ में आया कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज की? इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो पहले की तुलना में घट जाता है। जैसे वाटर यदि शुरू में 0 डिग्री सी पर बर्फ में कन्वर्ट करना शुरू किया था और उसी पानी में आप दोबारा चीनी मिला के फिर उसी पानी को बर्फ में जमाने का प्रयास करेंगे तो वो 0 डिग्री सी पर बर्फ में नहीं बदलेगा। तो बर्फ में बदलने के लिए हो सकता है -2 डिग्री सी, -5 डिग्री सी इस चीज़ को हासिल कर, मतलब इस चीज़ को मेंटेन करें। ओवरऑल हम ये यहाँ से इस पूरे एक्सप्लेनेशन बात को समझ सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट को घटना ही घटना है जब आप उसमें फर्टाइल्स। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यही बात समझ में? इसको लिखना नहीं था तो मिटा रहे हैं, हटा दें, खत्म कर दें इसको। एक बार फिर से मतलब 1 मिनट में और हम इसको समराइज कर देते हैं। जब आप चीनी नहीं मिलाए थे तब 10 के रफ्तार से बर्फ का मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा था पानी में और 10 के रफ्तार से पानी का मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा था आइस में, और ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम को हासिल कर रहा था। जिस टेम्परेचर पर ऐसा किसी भी सब्सटेंस के साथ होता है वो उसका फ्रीजिंग कहलाता है। ऐसा आपको पिछले क्लास में बताया गया था। जब आपने चीनी मिलाया तो ये चीनी सिर्फ पानी मिला, बर्फ में नहीं। इस वजह से पानी जितना अप्रोच पहले आइस को कर रहा था उतना अप्रोच अब कर नहीं पा रहा है। इस वजह से जो ये 10 का रफ्तार पहले पकड़े हुए था इसका रफ्तार घट गया और ये हो गया 8। अब ये 8 मॉलिक्यूल प्रति सेकंड के रफ्तार से बर्फ में बदल रहा है, जबकि बर्फ का जो रेट पहला था वही अब भी है। क्योंकि यहाँ से पानी छूट के निकलेगा तो ये सामने उसको चीनी मिले या वाटर का मॉलिक्यूल मिले, इससे उसको क्या मतलब है? चलना है। तो ऐसी स्थिति में ये लिक्विड, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो रेट है, आइस का लिक्विड में कन्वर्ट करने का रेट वो पहले जैसा था सेम रह गया, लेकिन वाटर का जो आइस में कन्वर्ट करने का रेट था वो डिक्रीज हो गया। हम चाहते हैं कि ये दोनों रेट एक बार फिर से इक्वल हो जाए। तो ये इसके लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर को 0 डिग्री सी था उससे हमने थोड़ा कम कर दिया कि आइस पानी में बदल रहा है और हम चाहते हैं कि आइस पानी में ना बदले या इसका रेट थोड़ा कम हो जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो हमने टेम्परेचर को कम किया तो ये जो 10 का रफ्तार पकड़े हुए था ये अब 8 का रफ्तार पकड़ लिया। ये भी 8 का रफ्तार है, ये भी 8 का रफ्तार है, दोनों
फिर से इक्विलिब्रियम, मतलब हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि 0 डिग्री C से कम पड़ा के ये दोबारा ऐसा किया, घट गया। हाँ या ना? तो ये बात आप कितना बेहतर समझे हैं, नहीं समझे हैं, बात को अब तीसरा बार समझाने वाले नहीं है, क्योंकि 2 बार हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। जो समझ गए अच्छा, बहुत अच्छा, बात नहीं है। अब आप रट लीजिए कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हर हाल में घटेगा ही घटेगा। और दूसरी बात, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा इससे, सॉल्यूशन। क्लियर है ये? अब देखिए ग्राफ वहाँ एनसीईआरटी में खींचा हुआ है, आप उस ग्राफ को ऐसे समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा इधर देखिए, समझिए इस ग्राफ को। ये उतारना अभी नहीं है, समझिएगा। देखो ये 1 atm है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं ध्यान से देखना, अभी तक तुम जितना बात पढ़े हो ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सब बात इस ग्राफ में आएगा। यहाँ हम टेम्परेचर को रख रहे हैं, यहाँ पर किसको रख रहे हैं? वेपर प्रेशर को। मान लीजिए कोई भी प्योर लिक्विड है, उसका टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर क्या होगा बताइए? अब वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। याद है आपको? और यही ना नीचे उतरता था तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता था। याद कीजिए, आपको इसको हमने कहा था T0B। और इसी का टेम्परेचर जब हम घटाए थे तो कुछ देर के बाद ये किस कन्वर्ट कर गया था? सॉलिड में। और यहाँ से जो हम नीचे गिराए थे टेम्परेचर, तो हमने क्या कहा था? T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो हम इसको कह रहे हैं T0। आप यही वाला ग्राफ थोड़ा देखिएगा, एग्जैक्ट सेम ग्राफ आप पिछला दिन पढ़ के गए हैं और शायद यहीं पर खत्म किए हैं आप इसको। तो अभी जो हम ये ग्राफ खींचे हैं, ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। अब बताइए, अब हम यदि सॉल्यूशन का ग्राफ खींचें, जो काम हम प्योर सॉल्वेंट के लिए किए थे वही काम अब हम किसके लिए कर रहे हैं? इसके सॉल्यूशन के लिए, मतलब उस पानी में थोड़ा सा मिला के अब हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये वेपर प्रेशर का लाइनिंग चल रहा है ऊपर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है वेपर प्रेशर घट रहा है। तो हम अभी प्योर सॉल्वेंट के लिए बात किए थे, अब हम यदि इसी के सॉल्यूशन के लिए बात करें और इसी टाइप का ग्राफ खींचने का प्रयास करें, तो बताइए ये ग्राफ नीचे से पास करेगा या ऊपर से पास? नीचे से पास करेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के ऊपर तो जाएगा नहीं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, वो तो कहाँ से जाएगा? नीचे से जाएगा। नीचे से यदि हम अब इसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें, तो अब देखो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जो टेम्परेचर के बढ़ने से लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ से यदि हम इसको नीचे गिरा दें, याद करो इसी को ना हमने टीबी कहा था, हाँ या ना? और याद कीजिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, इसीलिए ना T0B के बाद हमको टीबी वाला पॉइंट मिला। लेकिन बताइए इसी को यदि हम ठंडा करें, ठंडा करने के बाद ये जो सॉलिड में कन्वर्ट करेगा, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट कहाँ करेगा? इस पॉइंट के राइट साइड या इस पॉइंट के लेफ्ट साइड? इस पॉइंट के लेफ्ट साइड करेगा, तब ना फ्रीजिंग पॉइंट का घटा हुआ आप फील करेंगे। यदि इधर ही सॉलिड में कन्वर्ट कर गया तब तो हम ये कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट घटा नहीं बल्कि बढ़ गया। तो ये यहाँ पर आके, ये एक्चुअल में यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, इधर ये क्या है? लिक्विड स्टेट, और इसके ऊपर गैस है। तो मान लीजिए यहाँ पर आके ये सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो हम लोग बोलेंगे, ये बात समझ में? अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ का पॉइंट, ये इसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ से यहाँ के पॉइंट को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बताइए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है? यदि उसको हम निकालें प्योर सॉल्वेंट की तुलना में, तो हम क्या करेंगे? इतना में से इतना को, मतलब इतना में से इतना को घटा देंगे। तो इसी को ना हमने कहा था, क्या कहा था बताइए? तो क्या कहा गया था?
डेल्टा टीबी याद है आपको। अब यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है टी नॉट एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है फ्रीजिंग टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो बताइए बड़ा कौन है, टी नॉट एफ बड़ा है या टी एफ बड़ा है? टी नॉट एफ बड़ा है। अब बताइए कि आपने चीनी मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट इधर खिसक रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना घटा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, टी नॉट एफ में से टी एफ को घटा लीजिएगा, क्या निकल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। क्लियर है ये। और जब भी आप डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो उस वक्त आपको किस में से किसको घटाना पड़ेगा, टी नॉट एफ में से टी एफ को, जो बड़ा है उसमें छोटा वाले को घटा देंगे। अच्छा, इसी में यदि आप डेल्टा टीवी निकालिएगा तो किसको में किसमें किसको घटाना पड़ेगा, टीवी में से टी नॉट एफ को। आप एक छोटा सा अंतर देख रहे हैं, ठीक है, आप एक छोटा सा अंतर देख रहे हैं, यहाँ टी नोट वाला पहले है और यहाँ टी नोट वाला बाद में। ये एक छोटा अंतर नहीं है, ये एकदम नॉर्थ और ईस्ट का नहीं, ये मतलब एक मिनट सुनिए, ईस्ट वेस्ट टाइप का कुछ है, पूरब पश्चिम टाइप का बात है। एक पूरब जा रहा है तो दूसरा पश्चिम जा रहा है। कैसे ये बात हम कह सकते हैं, आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि टी नोट एफ माइनस टी एफ हमने किया, यहाँ पर क्या किया, टीवी माइनस टी नोट भी। तो आप याद करो वो तीन बात, जो टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, टीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, टीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये सब बात बताए थे ना। तो वहां पर टीबी के साथ जितना जैसा रिलेशन ए बी और एम का था ना, उसका एकदम उल्टा रिलेशन कर देता है यहाँ पर ये पीएफ के साथ। और ये सब कैसे होगा ये आप थोड़ा बाद में समझेंगे, आपको समझ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि दोनों एकदम एक दूसरे का उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर टी नॉट एफ पहले है और यहाँ पर टी नॉट भी बाद में है। आपको खींच, तो होली मन लगा के नहीं खेल, को रंग लगा हुआ दिख नहीं रहा है, टीचर खेला है, होली होली वही। हाँ देखो अब लेवल पकड़ा। हाँ एक क्वेश्चन देखिए, वो लाइव क्लास में आ रहा है, अमन पूछ, सर सॉलिड का वेपर प्रेशर विथ शुगर एंड विदाउट शुगर सेम है, सॉलिड का वेपर प्रेशर सबका लगभग एक जैसा, इसीलिए उसको मिला दिया गया। नहीं तो यही लाइन देखो, इधर देखो आप लोग भी, इधर एक चीज देखिए, इधर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ, आप एक चीज देखिए, यहाँ पर इस लाइन को हम पीछे ले जाके इसमें मिला दिए। हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि इसको डिक्रीज करके और यहाँ से सॉलिड कर देते और इसको कहते कि ये टी एफ है, ऐसा भी तो कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं। बुक में आप देखेंगे ऐसा किया हुआ नहीं मिलेगा। इसका प्रॉपर रीजन समझ लीजिए, ये सॉलिड है प्योर सॉल्वेंट का, और ये सॉलिड है किसका, सॉल्यूशन का। है तो दोनों सॉलिड ही ना, सॉलिड कोई भी रहे वेपोराइजेशन उसका बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, और वो इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो उसको हम आपस में बराबर भी मान सकते हैं। इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया, इसी लाइन को पीछे ले जाके वहां, क्लियर है ये। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के पीछे जाके मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के आगे में यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यदि आप आगे में मिला देंगे तो पता चलेगा कि फ्रीजिंग घटा नहीं बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया। उम्मीद करते हैं लाइव में जो बात पूछे और कन्फर्म कीजिए, समझ में आया।
आपको थोड़ा बढ़िया से बना दें। ये जो ग्रीन लाइन पास कर रहा है ये किसका सॉल्यूशन? आप ऊपर होली में एक आध बार बुक बुक पलटे, थोड़ा सा पलटना चाहिए था, नहीं पलटे थे तो आज थोड़ा जाके बता दीजिएगा। इस ग्राफ को थोड़ा पढ़ के आइएगा, उस ग्राफ देखिएगा, एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है, उस क्या लिखा हुआ है, पढ़ा रहे हैं वो मैच कर रहा है। आप लोग ये सब चेक नहीं करते हैं, ये सब चीज चेक कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा आपको खुद कि आप प्रो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं और हिंदी मीडियम के हैं, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 5 से 10 मिनट में ये क्लास ओवर होगा और आपका क्लास स्टार्ट। तो हटाऊं? तो अभी तक आप समझ रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट, अब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ गए। अच्छा बताइए, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किए? द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या कहेंगे? द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन, is denoted by delta TF. It means delta TF is equal to T naught F minus TF। ठीक है, स्टार लगाइए, हीटिंग डालिए तो। आप याद करो, आपको हमने कहा था ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, पहले फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़िया से समझिए, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ जाए। फ्रीजिंग पॉइंट यदि आप समझ गए होंगे पिछले 2 क्लास में, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 मिनट का चीज़ है, और डायरेक्ट समझाते तो कभी समझ में नहीं आता। लिखेंगे, लिखिए तो फटाफट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट किस चीज़ से किया जाता है? डेल्टा टी एफ से। देखो यहाँ डेल्टा का मतलब चेंज से है, ठीक है, या डिफरेंस से है, और टी एफ का मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर से है। लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, बताइए किसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले रखेंगे? किसका ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? सॉल्वेंट का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट्स is denoted by delta TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? टी नॉट एफ माइनस, देखिए घेर दो, बढ़े। अब सुनिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर। याद है आपको? अब थोड़ा हम ये चेक कर लें कि टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है या डिपेंड नहीं करता है, या फिर डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है। अच्छा ये बताइए पहले कि आपको पढ़ने में मजा आता है ये सब? तब लगता है कि नहीं ठीक है, जानकारी सही जा रही है और हम चीज़ को समझ रहे हैं?
रटने जैसा और सिर्फ लिखने जैसा चीज फील कर रहे होगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तब मत पढ़ो हमसे, तब ठगा जाओगे। है कि झेल नहीं पाओगे, क्योंकि समझाते हम ज़्यादा हैं, लिखाते कम है, और तुमको समझ में आता नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तुम्हारा आदत है लिखने का, हमारा आदत है समझाने का, तुम समझ भी नहीं करोगे तो तुमको लगेगा कि हम ठग रहे हैं तुमको, ऐसा नहीं करना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आप क्लास रेगुलर करें, यदि रेगुलर नहीं है तो कम से कम वीडियो देख लीजिए सारा का सारा। इधर देखिएगा तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री से। अब थोड़ा चीनी मिलाए, सुनिएगा ध्यान से, अब थोड़ा चीनी मिलाए तो पानी का जो कंटेक्ट है थोड़ा डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मिला दिए तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, थोड़ा और मिला दिए तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितना ज़्यादा चीनी आप मिलाते जाइएगा, पानी का आइस में कन्वर्ट करने का रेट उतना ही कम होता जाएगा। जो 10 से 8 हो गया था, थोड़ा और चीनी मिला दीजिए तो ये हो जाएगा, थोड़ा और मिला दीजिए तो 4 हो जाएगा। अब आप बताइए कि इतना ज़्यादा चीनी मिला दिए कि रेट आ गया कितना पर, 4 पर, और आइस अभी भी कितना पर टूट रहा है, 10 पर। तो अब आइस को रोकना पड़ेगा ना कि भाई तुम रुको, अभी तो इक्विलिब्रियम हासिल होगा। अब बताइए यदि 8 पर हमको इक्विलिब्रियम हासिल करना हो तो टेम्परेचर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, 6 को 6 पर मेंटेन करना हो थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 4 पर मेंटेन करना हो और कम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं टेम्परेचर लगातार घटता जा रहा है। तो शुरू में 0 डिग्री सी पर मेंटेन हुआ, बाद में -5 डिग्री सी पर मेंटेन हुआ, थोड़ा और चीनी मिला देते -10 डिग्री सी पर मेंटेन होता, मान लीजिए -20 डिग्री सी पर मेंटेन हुआ, ज़्यादा चीनी मिला दिए तो। अब बताइए आप कि T0F का मान हो गया कितना, 0 डिग्री से, और TF का मान कितना हो गया, -20 डिग्री से। बताइए डेल्टा TF का मान कितना हुआ, 0। डेल्टा TF बराबर होता है ना T0F माइनस TF। तो T0F कितना है, 0 माइनस -20, यानी अंतर कितना का आया। तो ये दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में 20 डिग्री सी का ना डिफरेंस आ गया। अब जरा बताइए कि यदि हम थोड़ा ही चीनी मिलाते और ये वो -5 पर ही मेंटेन कर लेता, तो डेल्टा TF का मान कितना आता, 5। आपने देखा कि ज़्यादा चीनी मिलाए तो डेल्टा TF का मान ज़्यादा आया, और कम चीनी मिलाए तो डेल्टा TF का मान कम आया। ये इस बात को साबित करता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ता जा रहा है, डेल्टा TF का मान बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको लगता है कि सर आप फिर उल्टा बोल रहे हैं। हम उल्टा नहीं बोल रहे, हम सही बोल रहे हैं। हमने क्या क्या उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम फ्रीजिंग पॉइंट पर अब बात नहीं कर रहे हैं, हम अब डेल्टा TF पर बात कर रहे हैं, हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। कि जैसे जैसे आप चीनी मिलाते जाएंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मान बढ़ता चला जाएगा। आप देख रहे हैं डेल्टा TF का मान 20 आया है ज़्यादा चीनी मिलाने, और कम चीनी मिलाने पर 5 आया है। लेकिन ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, इस वजह से ना डेल्टा TF का मान बढ़ रहा है। तो इन सब ये सारी बहुत सारी वजह है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड ऑन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर है ये, देखो तो देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज it depend on total number of solute ग्रीन डाल के छोड़ दीजिए। रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट याद है आपको। सुनो, रॉल्ड्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे ना आप, पूरा बढ़िया से पढ़ के कल आइएगा, एकदम सेम है वही। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोललिटी का, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोललिटी का, लेकिन बातें उल्टी हो जाती हैं, वो सब कल समझाएंगे डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। किन्हीं को यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है।
सर होली में मेरे साथ नाइंसाफी हुई, घर से निकले सब मिलकर मुझे नाली में गिरा दिया, गलत किया।